12 जून को एयर इंडिया की इल फेटेड या यूं कहें कि खराब किस्मत की शिकार फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद में एक दुखद हादसे का शिकार हुई। इस फ्लाइट में एक यात्री के अलावा सभी यात्री और क्रू अपनी जान गंवा बैठे। एयरक्राफ्ट था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, जिसका अब तक का फ्लाइंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। एक एक्सपीरियंस्ड एयरक्राफ्ट इंजीनियर के तौर पर मैं आपको उन सब कारणों से वाकिफ करवाऊंगा जिससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ होगा। हालांकि इसके क्रैश का असली कारण तभी पता चलेगा जब इसके ब्लैक बॉक्स से डाटा निकाला जाएगा और उसे समझा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम अब तक के मौजूद सबूतों का इस्तेमाल करके ये देखेंगे कि ये फ्लाइट दुखद हादसे का शिकार क्यों हुई। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ दुर्घटना क्योंकि टेक ऑफ के समय हुई है, इसलिए पहले हम ये समझते हैं कि टेक ऑफ के टाइम पर कोई भी विमान किस किस प्रक्रिया से गुजरता है। टेक ऑफ के प्रोसीजर में एटीसी जैसे ही एक विमान को टेक ऑफ की परमिशन देता है तो विमान का चालक यानी कि कप्तान दोनों इंजन्स को मैक्सिमम थ्रस्ट यानी कि सर्वाधिक गति पर डाल देता है। ऐसा करने पर विमान धीरे धीरे तेज गति से आगे बढ़ता है। इसके बाद विमान का उपचालक यानी कि फर्स्ट ऑफिसर घोषणा करता है एयरक्राफ्ट रोलिंग, यानी कि विमान अब गति पकड़ रहा है। विमान चालक इस समय देख रेख करता है कि विमान गति पकड़ते समय बिल्कुल सीधा रहे और किसी एक तरफ ना जाए। विमान किसी एक तरफ जाना तभी शुरू करेगा जब दोनों में से एक इंजन दूसरे इंजन के मुकाबले कम थ्रस्ट यानी कि कम बल का उत्पादन कर रहा होगा। इसके बाद विमान का को पायलट विमान की गति पर ध्यान देगा और V1 और VR गति का इंतजार करेगा। V1 वो गति है जिसके पहले अगर विमान में कोई भी ऐसी कमी सामने आए जिससे कि विमान को उड़ाना सुरक्षित नहीं होगा तो टेक ऑफ को अबॉर्ट यानी कि विमान की उड़ान को स्थगित कर दिया जाता है। ऐसा होने पर विमान को रनवे पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन अगर विमान में कोई भी कमी इस गति के बाद पाई जाती है तो विमान को रोका नहीं जाता बल्कि उससे टेक ऑफ किया जाता है यानी कि उसकी उड़ान भरी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गति के बाद विमान को रनवे पर रोकना नामुमकिन होता है और अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो विमान रनवे से बाहर निकलकर किसी बड़े हादसे का शिकार बन सकता है। V1 के बाद वो अगली गति जिसकी को पायलट घोषणा करता है वो है VR, यानी कि ऐसी गति जिस पर विमान रोटेट करता है यानी कि उसकी नोज को या नाक को ऊपर की तरफ धकेला जाता है। विमान के उपचालक की ये घोषणा सुनते ही विमान कप्तान विमान की नाक को ऊपर की तरफ ले जाता है और विमान हवा में उड़ना प्रारंभ करता है। V1 गति और VR गति में बहुत ज्यादा समयांतर नहीं होता और ये दोनों अक्सर 1-2 सेकंड के गैप में ही होती हैं। आमतौर पर को पायलट द्वारा इनकी घोषणा लगभग एक साथ सुनी जा सकती है। इसके बाद को पायलट का अगला काम विमान की ऊपर उठने की तीव्रता यानी कि क्लाइंब रेट को देखना होता है। जैसे ही को पायलट विमान के ऊपर उठने की तीव्रता को नोटिस करता है तो वो तुरंत घोषणा करता है पॉजिटिव क्लाइंब रेट, यानी कि विमान के ऊपर उठने की गति ठीक है। इसके साथ ही विमान के कप्तान द्वारा को पायलट को विमान के लैंडिंग गियर ऊपर उठाने का आदेश दिया जाता है। ये प्रक्रिया विमान के 200 फीट ऊपर उठने तक पूरी हो चुकी होती है। अब हम वीडियो की मदद से ये देखने की कोशिश करते हैं कि एयर इंडिया 171 विमान के उड़ान भरने की प्रक्रिया से हमें क्या पता चलता है। इस फ्लाइट को लेकर बहुत सारे लोगों के मूल्यांकन भी सामने आ रहे हैं, हम उन पर भी साथ साथ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक मूल्यांकन जो लोगों द्वारा दिया जा रहा है वो ये है कि इस विमान में फ्लैप्स नीचे नहीं किए गए थे। फ्लैप्स विमान के विंग यानी कि पंखों पर लगे उपकरण होते हैं जो विमान के पंखों के विस्तार की तरह नजर आते हैं। विमान के विंग्स पर आगे की तरफ स्लैट्स और पीछे की तरफ फ्लैप्स होते हैं। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब विमान में लिफ्ट यानी कि ऊपर उठने की ताकत को बढ़ाना हो। फ्लैप्स का उपयोग टेक ऑफ के समय जरूर किया जाता है क्योंकि उस समय विमान को सबसे ज्यादा लिफ्ट की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग वीडियो को देखकर ये कह रहे थे कि इस विमान के चालक ने फ्लैप्स का उपयोग नहीं किया इसलिए विमान ऊपर उठ ही नहीं पाया। ये थ्योरी बुरी तरह गलत है, क्योंकि विमान के चालक और उपचालक विमान को रनवे पर ले जाने से पहले 2 बार अपनी नियम सूची के मुताबिक सभी उपकरण की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और उसे 2 बार जांचते हैं। इसलिए फ्लैप्स को रनवे पर जाने से पहले ही नीचे कर लिया जाता है। दूसरा, अगर वो फिर भी इसको नीचे करना भूल जाएं तो भी विमान गति पकड़ते ही पायलट्स को लाल चेतावनी और ध्वनि अलार्म देकर बताएगा कि फ्लैप्स को खोला नहीं गया है। तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि विमान चालक और उपचालक दोनों को ये पता ही ना चले कि फ्लैप्स खोले नहीं गए हैं। और वैसे भी अगर ये फ्लैप्स का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो विमान 400 फीट की ऊंचाई भी नहीं चढ़ पाता। जबकि इस विमान की वीडियो से ये साफ दिख रहा है कि विमान अहमदाबाद के विमानतल से लगभग 400 फीट ऊपर जाने के बाद ही नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर कि जब विमान के कप्तान ने उपचालक को विमान के अंडर कैरियज यानी कि लैंडिंग गियर को ऊपर करने का आदेश दिया होगा तो गलती से उपचालक ने लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स के लीवर को ऊपर उठा दिया होगा और ऐसा करने की वजह से विमान ऊपर नहीं उठ पाया होगा और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। देखिए, ये भी थ्योरी पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले तो 787 ड्रीम लाइनर की अगर हम बात करें
तो इसके फ्लैप्स और लैंडिंग गियर दोनों के यंत्र यानी कि लिवर्स एक दूसरे से काफी दूर है। दूसरा, ऐसा करने पर भी तुरंत विमान कॉकपिट के अंदर लाल चेतावनी और अलार्म दे देता कि फ्लैप्स ऊपर आ गए हैं और विमान में जरूरत के मुताबिक लिफ्ट यानी कि ऊपर उठने की क्षमता नहीं है। ऐसी चेतावनी देखते ही चालक और उपचालक तुरंत फ्लैप्स को खोलते और लैंडिंग गियर को ऊपर उठा देते। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि विमान के फ्लैप्स वीडियो में ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि विमान की टेक ऑफ वीडियो बहुत ध्यान से देखने पर आपको कोई भी एक्सपर्ट ये जरूर बता देगा कि इसके फ्लैप्स नीचे ही हैं, सिर्फ दूर से देखने की वजह से वो नजर नहीं आ रहे। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर। तीसरी थ्योरी है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए होंगे। वैसे तो ऐसी नाकामी की संभावना बहुत कम होती है कि दोनों इंजन जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं वो एक साथ किसी तकनीकी खराबी का शिकार हो जाएं, लेकिन इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ये सिर्फ जांच से ही पता चलेगा कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं। हम इस संभावना को थोड़ी देर में एक बार दोबारा वीडियो की जानकारी से तुलना करके समझेंगे। चौथी थ्योरी है कि विमान का एक इंजन फेल हुआ होगा और दूसरा लोड नहीं ले पाया होगा, इसलिए कुछ समय में दूसरा इंजन भी विफल हो गया होगा। ऐसा होने पर सबसे पहले तो विमान कुछ समय के लिए एक तरफ को थोड़ा सा मुड़ता हुआ नजर आता, जिसको तकनीकी भाषा में यॉइंग कहा जाता है। और दूसरा, अगर ये होता तो पायलट जल्द से जल्द लैंडिंग गियर को ऊपर लेता ताकि विमान में कम से कम ड्रैग या फिर कर्षण पैदा हो और विमान ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठे। लेकिन वीडियो से ये साफ है कि विमान ने कहीं पर भी एक तरफ को झुकने या मुड़ने की कोशिश नहीं की और पायलट ने इसका लैंडिंग गियर कभी भी ऊपर नहीं उठाया। पांचवी थ्योरी है कि इस विमान के दोनों इंजन में बर्ड स्ट्राइक्स हुई होंगी, यानी कि उड़ान भर रहे पक्षी इस विमान के सामने आ गए होंगे और दुर्घटनावश विमान के दोनों इंजन के अंदर चले गए होंगे। ये संभावना हो सकती है क्योंकि अहमदाबाद में विमानतल के पास पक्षी काफी मात्रा में पाए जाते हैं और वर्षा ऋतु के आसपास पक्षी अक्सर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी कोई विमान के इंजन में पक्षी जाते हैं तो अक्सर वो इंजन जोर से आवाज भी करता है और उसमें से आग या फिर धुआं बाहर आता हुआ नजर आता है। परंतु एयर इंडिया 171 की सामने आई दोनों वीडियो में कोई भी ऐसे संकेत नहीं दिखे जिससे कि किसी एक इंजन से भी धुआं उठता हुआ नजर आए। इसलिए संभावना के बारे में वीडियो के अंत में हम फिर से चर्चा जरूर करेंगे। तो आइए अब हम सभी सबूतों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि विमान के अंतिम क्षणों में क्या हुआ होगा, जिससे हम दुर्घटना के कारण तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक विमान के कप्तान द्वारा उड़ान भरते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे की कॉल दी गई थी। मे डे कॉल का मतलब है कि विमान में कोई ऐसी विफलता सामने आ चुकी है जिस वजह से विमान को अब इमरजेंसी लैंडिंग या फिर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। क्रैश लैंडिंग का अर्थ होता है कि विमान को विमानतल के बाहर कहीं लैंड करवाना, क्योंकि विमान को एयरपोर्ट तक पहुंचाने का समय नहीं बचा। कप्तान का विमान के ऊपर उठते ही मे डे की कॉल देना इस बात का सबूत है कि विमान के चालक और उपचालक विमान में कुछ विफलता या फिर डिफेक्ट नोटिस कर चुके थे और इसलिए अब उनका ध्यान विमान को नियंत्रित करने में था। इसी वजह से उन्होंने लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं उठाया। हमें ये बात समझनी होगी कि कप्तान के पास विमान को लैंड करवाने के लिए महज 30 सेकंड का समय था और 400 फीट की ही ऊंचाई थी। 30 सेकंड के समय में ना तो विमान के इंजन दोबारा रीलाइट किए जा सकते हैं और ना ही 400 फीट की ऊंचाई से विमान को किसी मैदानी जगह पर लैंड करवाया जा सकता है। रीलाइट करने का मतलब है कि इंजन को वापस चालू करना ताकि वो विमान को गति और ऊपर उठने की शक्ति दे सके। हो सकता है कि एक तरफ को पायलट ने विमान के इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की हो और विमान के कप्तान ने विमान को नियंत्रण करने की कोशिश की हो ताकि विमान को बेहतर से बेहतर लैंडिंग करवाई जा सके। विमान दुर्घटना के इकलौते सर्वाइवर विकास कुमार द्वारा इस बात को बताया गया कि विमान में ग्रीन लाइट्स यानी कि हरी बत्तियां जल रही थी। ये हरी बत्तियां विमान के किसी आपातकालीन स्थिति में ही जलती हैं और इसी आपातकालीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि एटीसी को मे डे की कॉल की जाए ताकि एटीसी विमान को हर संभव मदद दे सके। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा। चलिए अब अगले सबूत की तरफ चलते हैं। विमान के अगले पल की वीडियो ये दिखाती है कि विमान की नाक थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, जिसके दो मतलब है। पहला है कि कप्तान विमान को ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट देने की कोशिश कर रहे थे ताकि विमान को किसी तरीके से ज्यादा दूर तक उड़ाया जा सके। दूसरा मतलब है कि आपातकालीन लैंडिंग की स्थिति में चालक ने कोशिश की कि जमीन से टकराते समय विमान के पीछे वाले लैंडिंग गियर पर ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट आए, यानी कि टक्कर पिछले लैंडिंग गियर पर ही हो। विमान के पीछे वाला लैंडिंग गियर विमान का सबसे मजबूत हिस्सा होता है और ये बड़े झटके सहने में सक्षम होता है।
इससे हम समझ सकते हैं कि विमान के कप्तान ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए वो हर संभव प्रयास किया जो वो कर सकते थे। इसके अलावा विकास कुमार ने जो अपना अनुभव टीवी जर्नलिस्ट को सुनाया, उसके मुताबिक विमान थोड़ा सा ही ऊपर उठा और उसके बाद विमान हवा में वहीं रुक गया। फिर अचानक से विमान में एक नई आवाज आई, जैसे विमान की रेस बढ़ाई गई हो। अब हम बात करते हैं कि विकास कुमार कौन सी आवाज का जिक्र कर रहे हैं जो सुनने में रेस बढ़ाने जैसी लग रही थी। ये आवाज असल में बोइंग 787 के नीचे फिट किए गए रैम एयर टरबाइन की आवाज है। ये एक ऐसी टरबाइन है जो आपातकालीन स्थिति में खुद ही बाहर आ जाती है। इसको विमान में इसलिए दिया गया है ताकि विमान के दोनों इंजन फेल होने पर यह विमान को इतनी गति दे सके कि वो धीरे धीरे ही नीचे आए, ना कि नाक के बल नीचे गिर जाए। विमान की दूसरी वीडियो जो किसी अपार्टमेंट से ली गई है, उसमें हम आसानी से इस रैम की आवाज को सुन सकते हैं। इसकी आवाज किसी प्रोपेलर वाले विमान की तरह सुनाई देती है, ना कि किसी जेट इंजन की तरह। आइए वीडियो की आवाज सुनते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनने पर आपको दो चीजों पर गौर करने की जरूरत है। पहला है कि विमान से ये एक अलग आवाज आ रही है जो इस रैम टरबाइन की आवाज है। दूसरा है कि इस विमान के इंजन की आवाज बहुत कम है। आमतौर पर जब विमान उड़ान भरना शुरू करता है तो उसके इंजन की ध्वनि बहुत तीव्र होती है और अक्सर वहां आसपास लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। लेकिन इस विमान में इंजन की ध्वनि बहुत कम है। सिर्फ एक ही ध्वनि ज्यादा सुनाई दे रही है, वो इस रैम टरबाइन की आवाज है। ये वीडियो से हम साफ समझ सकते हैं कि इस विमान के दोनों इंजन उड़ान भरने लायक थ्रस्ट का उत्पादन नहीं कर रहे थे और विमान में रैम टरबाइन बाहर आ चुकी थी, जो इस विमान को नाक के बल गिरने से रोक रही थी। इसके अलावा इस विमान के टेक ऑफ से पहले भी एक असहज घटना देखने में सामने आई थी। वो है कि जैसे ही यह विमान उड़ान भरनी शुरू करता है तो वहां मिट्टी उड़ती हुई नजर आती है। ऐसा अक्सर नहीं होता। यह भी इस बात का सबूत हो सकता है कि विमान की रैम टरबाइन इस समय तक बाहर आ चुकी हो, जिस वजह से ये मिट्टी उड़ रही हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरनी शुरू ही की होगी, लगभग उसी समय दोनों इंजन ने धीरे धीरे अपनी गति खोना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि विमान के इंजन ने पावर धीरे धीरे लूज की, इसलिए विमान कुछ ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम रहा होगा। विमान के दोनों इंजन अगर एक साथ फेल हुए तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो है कि बर्ड स्ट्राइक का होना, जो 2009 में भी हमने अमेरिकन विमान के एक एक्सीडेंट में देखा था। 2009 में अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी क्योंकि उसके दोनों ही इंजन में बर्ड स्ट्राइक हो गया था। लेकिन जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में बात की कि ऐसा होने के सारे संकेत हमें इस वीडियो में नजर नहीं आए, क्योंकि किसी भी इंजन से हमें धुआं नजर नहीं आया। दोनों इंजन के फेल होने का दूसरा कारण हो सकता है कि किसी सेंसर या यंत्र की नाकामी, जिस वजह से दोनों इंजन की पावर नीचे आ गई। बोइंग कंपनी का ही एक दूसरा विमान मॉडल 737 मैक्स इसी वजह से ग्राउंड हो चुका है, क्योंकि उसमें एक सेंसर विमान के कंप्यूटर को गलत जानकारी देता था और कप्तान की कमांड के बावजूद भी विमान का कंप्यूटर लगातार विमान को नीचे की तरफ झुकाता था और इसी वजह से विमान दुर्घटना के शिकार हो रहे थे। वैसे ये विमान नीचे की तरफ तो नहीं झुका, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा सेंसर डिफेक्ट रहा हो जिस वजह से विमान के दोनों इंजन कंप्यूटर ने इंजन की पावर को कम कर दिया हो। अब तक हमने उन सबूतों को देखा जिनको प्रारंभिक तौर पर देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस विमान में कोई तकनीकी खराबी दुर्घटना का मुख्य कारण रही होगी। जब तक इस विमान के ब्लैक बॉक्स का डाटा सामने नहीं आ जाता, तब तक इसकी दुर्घटना की पूरी असलियत सामने नहीं आएगी। ब्लैक बॉक्स के डाटा को जांचकर्ता अध्ययन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्घटना अगर तकनीकी कारण से हुई है तो वो तकनीकी समस्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्या वो एक मरम्मतकर्ता की गलती थी जो उससे अनजाने में हुई थी, या फिर ये कोई ऐसी तकनीकी समस्या थी जो इससे पहले कभी भी वायुयान जगत में सुनी ही नहीं गई थी, लेकिन इस बार इसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। विमान का ब्लैक बॉक्स उस यंत्र का नाम होता है जिसमें विमान के सभी उपकरण और इंजन का डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें लगभग पिछले 2 से 20 घंटे तक का इंजन का डाटा और अन्य उपकरणों का डाटा सुरक्षित रहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका अध्ययन किया जा सके। इसके अलावा इस यंत्र में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि वायुयान के चालक स्थान की सारी बातचीत का रिकॉर्ड भी रहता है। ये रिकॉर्ड पिछले 1 से 5 घंटे तक का उपलब्ध रहता है। इन सबको एक साथ अध्ययन करके जांचकर्ता ये समझेंगे कि विमान के अंतिम पल कैसे थे, विमान का कौन सा उपकरण उस समय कप्तान को क्या जानकारी दे रहा था, विमान के दोनों इंजन को क्या कमांड दी जा रही थी और वो इंजन उस कमांड के साथ क्या कर रहे थे, विमान के दोनों चालक उस समय आपस में क्या बातचीत कर रहे थे।
इन सभी जानकारी के माध्यम से ये पता लगेगा कि विमान की दुर्घटना के पीछे क्या कारण रहे होंगे, जिस वजह से लगभग 250 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप विमान के दुर्घटना की संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और अब आप उन लोगों की बातों में नहीं आएंगे जो ये कह रहे हैं कि पायलट नौसिखिए थे। इस विमान के कप्तान ने अंत तक इस विमान को सुरक्षित लैंड करवाने की पूरी कोशिश की, ऐसा इस विमान की वीडियो में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और इस दुर्घटना के सभी मृतकों और उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति।